तो यूनिट मेजरमेंट में हमने बेसिक डायमेंशन देख लिए थे, है ना, बेसिक वाले देख लिए थे। तो उसके आगे के देख लेते, आइए शुरुआत से देख लेते एक बार फटाफट फटाफट। तो सबसे पहला है हमारे पास में, अगर डायमेंशन की बात करें हम, तो हमारे पास में क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला है कि डिराइव्ड यूनिट्स हम लोगों ने शुरू किया था, बराबर। तो डिराइव्ड यूनिट्स में हमारे पास खटाखट बताएंगे, सबसे पहला था हमारे पास, वेलोसिटी से शुरू करते हैं। तो हमारे पास में आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, बराबर है। और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट L1 और टाइम का हो जाएगा T1, ऊपर ले जाएंगे L1 T-1। फिर हमारे पास आएगा वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। तो जब हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं तो एक्सेलरेशन मतलब ए, और एक्सेलरेशन अगर ए है तो ये होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यानी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर है। व्हाट अबाउट डायमेंशन? तो डायमेंशन इज वेरी इजी बिकॉज वी हैव नो अबाउट डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने 1 किलो आम लाए, आधा किलो किसी को खिला दिए, कितने आम बचे? आधा किलो, बट आम बचे ना, तो चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आम मतलब आम ही रहेगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन ऊपर लिखा है L1 T-1 और टाइम का होता है T1, ऊपर ले जाएंगे L1 T-2, बराबर है। फिर उसके बाद में आता है एक्सेलरेशन के बाद वी हैव फोर्स। फोर्स के बारे में देखें तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन फोर्स यानी न्यूटन इसका यूनिट हो जाएगा, बराबर है। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ मास सभी को पता है m1 होता है, और एक्सेलरेशन का मतलब L1 T-2 होता है ऊपर से। तो ये मिला के हो जाएगा L1 M1 T-2। किसी किसी किताब में m1 पहले लिखा रहता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट आएगा वर्क डन। तो जब हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। तो यूनिट हो जाएगा हमारे पास जूल, यानी जिन जिन क्वांटिटी का यूनिट जूल होगा उन सभी का डायमेंशन सेम होगा, बराबर है। जैसे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, सब कुछ, हीट एनर्जी। तो वर्क डन आ जाएगा फोर्स का L1 M1 T-2, डिस्प्लेसमेंट का L1, तो L1 L1 मिला के बराबर। यही डायमेंशन किसका होगा फिर? काइनेटिक एनर्जी, इसी का पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, हीट एनर्जी, सबका, बराबर है। टॉर्क का भी होता है, बराबर है। उसके बाद हम लोगों ने पता किया था कि अगर आपको आगे डायमेंशंस अच्छे से पढ़ना है तो इतने कम से कम याद होना चाहिए। पहला वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क डन। तो वेलोसिटी का L1 T-1, फिर L1 T-2, इसमें M1 इंट्रोड्यूस कर देंगे और इसमें L बढ़ा देंगे, बराबर है। सो दैट्स वेरी सिंपल कि 4 आपको याद होना चाहिए। आगे फिर हम लोगों ने पढ़ा इसी का एप्लीकेशन, नेक्स्ट व्हाट, इम्पल्स। तो जब हम इम्पल्स के बारे में देखें तो ये J से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड डायमेंशन ऑफ व्हाट, टाइम हो जाएगा। क्या हमें दोनों का डायमेंशन पता है? तो आंसर है यस। तो दोनों का अगर डायमेंशन पता है तो ये आ जाएगा हमारे पास L1 M1 T-2, टाइम का T1, तो ये उठा के हो जाएगा L1 M1 T-1, क्योंकि -2 और +1 मिला के -1 बचेगा, बराबर है। इम्पल्स के बाद आता है हमारे पास प्रेशर। तो प्रेशर की बात करेंगे अगर हम, तो प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे आया? फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो अब डायमेंशन की बारी आती है, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर यानी फोर्स का और एरिया का। फोर्स की बात करें तो कितना? L1 M1 T-2, एरिया का बात करें तो L2, ऊपर ले जाएंगे तो L-1 M1 T-2, बराबर है। सिमिलरली हमारे पास आता है प्रेशर के बाद पावर। तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम, कितना? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट होती है बहुत फेमस है, दैट इज व्हाट, WATT, मतलब वैट।
बराबर है। तो यहां से आ जाएगा पावर का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ वर्क डन एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, डायमेंशन ऑफ टी। तो वर्क डन का कितना होता है L2 m1 t माइनस 2, टाइम का कितना t1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो L2 m1 t माइनस 3 एंड दैट इज योर डायमेंशन ऑफ व्हाट, पावर। बराबर है। पावर के बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें दैट इज व्हाट, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अब एनर्जी है तो यूनिट ऑब्वियसली क्या होगा, जूल। अब काइनेटिक एनर्जी का अगर हम ध्यान से देखें तो आएगा हाफ का डायमेंशन, मास का डायमेंशन, वेलोसिटी के डायमेंशन का क्या, होल स्क्वायर। हाफ का कोई डायमेंशन होता नहीं है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा, तो यहाँ L0 m0 और t0 हो जाएगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। मास का बोलो m1, वेलोसिटी का L1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या बचा m1 और ये L2 t माइनस 2 मिला के कितना होगा L2 m1 t माइनस 2। अगला आता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब mgh। आप देख सकते हैं इसका वही आया जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था। mgh की बात करें तो अगेन हमारे पास एनर्जी है तो ये यूनिट हो जाएगा जूल। डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ जी एंड डायमेंशन ऑफ व्हाट, h। तो मास का सबको पता है m1 होता है और ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का हमें याद है L1 t माइनस 2 और हाइट किलोमीटर में नापेंगे कि किलोग्राम में, मीटर में नापेंगे, लेंथ है तो हाइट अगर लेंथ है तो L1 मिला के कितना L2 m1 t माइनस 2। आपको मालूम है ये रिजल्ट आने वाला था क्योंकि हर एनर्जी का रिजल्ट सेम है, L2 m1 t माइनस 2। नाउ वी हैव व्हाट, नेक्स्ट इज टॉर्क। तो अगर हम टॉर्क की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ और ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन सेकंड। इसमें कभी जूल नहीं लिखेंगे क्योंकि एनर्जी नहीं है। बराबर है। तो हमारे पास में टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, तो टॉर्क का डायमेंशन यानी फोर्स का डायमेंशन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। फोर्स का सबको याद है कितना होता है भाई, L1 m1 t माइनस 2। तो ये आ गया L1 m1 t माइनस 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितना L1, तो मिला के कितना L2 m1 t माइनस 2 एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है न्यू और न्यू का मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब सेकेंड इनवर्स या इसको हम बोलते हैं व्हाट, हर्ट्स। बराबर। तो टाइम का सबको पता है कि डायमेंशन टाइम का ऑब्वियसली t1 ही होगा, ऊपर जाके कितना t माइनस 1 होगा। बराबर है। तो ये हो गया इसका। तो टाइम पीरियड का ऑब्वियसली पहले से निकल गया एक बार, लेकिन लिख दो फॉर्मेलिटी के लिए। तो टाइम पीरियड का डिफिनेशन क्या होता था कि एक चक्कर लगाने में जितना समय लगे वो टाइम पीरियड और एक सेकंड में जितने चक्कर लगे वो फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड इसका यूनिट और डायमेंशन इज व्हाट, t1। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल। तो ये आ गया नेक्स्ट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल और कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल ऑफ जी। तो क्या बोला न्यूटन साहब ने कि अगर हमारे पास दो मास है और इनका दूरी सेंटर टू सेंटर अगर r है और ये m1 m2 है तो इनके बीच में फोर्स लगेगा कितना, g टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आप ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ चुके हैं। तो अगर हमारे पास में ये ऐसा है तो मुझे किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, g। तो क्या आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये ऑलरेडी हमने कल देखा था। बराबर है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का बोलो न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, दो मास है तो kg स्क्वायर। तो अब आता है डायमेंशन ऑफ व्हाट, g। तो डायमेंशन ऑफ g यानी डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ m1, डायमेंशन ऑफ m2। अरे बोलो सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायमेंशन ऑफ m1 m2 देखेंगे तो मास मास होता है, चाहे वो m1 हो या m2। आपका 70 है, आपका 60 है, तो मास ही ना, बराबर कि नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि भैया कितना है। तो f का तो याद है, बोलो कितना, L1 m1 t माइनस 2, आर स्क्वायर का L2, दोनों मास का m2, यहां से 2 + 1 मिला के L3, ये ऊपर जाएगा m माइनस 1 और t माइनस 2 और ये आपका हो गया आंसर। बोलो डन। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगला आता है
चार्ज। तो जब हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, और क्यू होता है कितना, आई टी, बराबर है। अब क्यू इक्वल टू अगर आई टी होता है तो यूनिट हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, या इसका बहुत फेमस है कुलम, है ना। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज हो जाएगा हमारे पास डायमेंशन ऑफ आई, डायमेंशन ऑफ टी, बराबर। तो चार्ज करंट का कितना I1, टाइम का कितना T1, तो आंसर आ गया I1 T1। अगर हम बात करें वोल्टेज के बारे में, तो वोल्टेज के बारे में देखेंगे तो आएगा वोल्टेज, वोल्टेज यानी V, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास में आ जाएगा, या EMF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EMF, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय वॉट, चार्ज। अब इसका जो यूनिट है वो कितना होता है, वोल्ट। डायमेंशन की बात करें तो हमें वक्डन का याद है, दैट इज L2m1 T-2। चार्ज की बात करें तो I1 T1, ऊपर ले जाएंगे L2m1 T, बेटा ये -2 -1 -3, और ये ऊपर जाएगा तो I -1, एंड दैट इज योर आंसर। तो ये हमारे पास किसका हो गया, वोल्टेज का, बराबर है। वोल्टेज के बाद ओम्स लॉ से आप चाहें तो रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं, हाँ या ना। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस का हो जाएगा, कमॉन, R इज इक्वल टू वॉट, V डिवाइडेड बाई I। तो ध्यान से अगर हम देखें तो इसका जो यूनिट है वो ओम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन यानी वोल्टेज का, और नीचे करंट का। वोल्टेज का मतलब वर्क अपॉन चार्ज हो जाएगा, और नीचे साइड में करंट। तो वर्क डन का सबको याद है, कितना होता है, L2m1 T-2। चार्ज का मतलब I1 और T1, करंट का I1, ऊपर ले जाएंगे L2m1, ये ऊपर जाएगा T-3 और I-2, दैट इज आंसर ऑफ रेजिस्टेंस। वैसे ही हमने निकाला था फिर रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, बराबर है। रजिस्टिविटी रो का मतलब है कि इसके रिलेटेड फॉर्मूला था रो L बाय एरिया, बराबर है। तो जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ, तो आ जाएगा RA बाई L, बराबर है। ये सब हो चुका है कि नहीं। तो हमारे पास में यूनिट हो जाएगा ओम, मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो आंसर आ गया ओम मीटर। तो हमारे पास आ गया डेंसिटी का डायमेंशन, रेजिस्टेंस का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, बराबर है। क्या रेजिस्टेंस का ऑलरेडी पता है, यस, बोलो फटाक से, L2m1 T-3 I-2। अगर हम एरिया का देखें तो L2, और लेंथ का देखें तो L1, ये दोनों कैंसिल। व्हाट शुड बी हैव आंसर, 2 + 1 मिला के L3 m1 T-3 I-2, एंड दैट इज योर आंसर। किसका आंसर है ये, रजिस्टिविटी का। सिमिलरली अगर हम बात करें इसका उल्टा, कंडक्टिविटी, जब हम कंडक्टिविटी का देखेंगे तो इट इज व्हाट, सिग्मा। सिग्मा इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ रजिस्टिविटी। इसका यूनिट होता है सीमेंस पर मीटर, बराबर इतना। तो इसका डायमेंशन जैसे उल्टा हो जाएगा, तो सिग्मा का हो जाएगा 1/रो का डायमेंशन, है ना। अब रो का मुझे याद नहीं है, बराबर है। तो मैं काम करूंगा, R इक्वल टू रो L बाय ए, तो रो इक्वल टू वॉट, RA बाई L, यहां रख देंगे। तो सिग्मा हो जाएगा 1/RA इंटू वॉट, रो, बराबर है। अरे सही है क्या, अच्छा रो निकाल के रखना है। तो यहां से आ जाएगा कितना, बोलो भाई, ये आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1/रो की जगह RA बाई कितना, L। अब रेजिस्टेंस का मान लो याद नहीं है तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का याद नहीं है तो R की जगह V बाय आई, हाँ या ना। अब वोल्टेज का भी याद नहीं है तो फिर क्या करें, वर्क अपॉन चार्ज। अरे अब तो सब याद है। तो लेंथ का हो गया L1, करंट का I1, चार्ज का I1 T1, वर्क डन का L2m1 T-2, एरिया का L2। क्या इसको सिंपल सॉल्व करना है, एक L1 कैंसिल हो गया, तो L2 और प्लस L1 मिला के ऊपर जाएगा तो -3, ये मास ऊपर जाएगा m-1, ये टाइम ऊपर जाएगा T3, और ये दोनों मिला के I2 हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट आंसर। आप चेक करिए, ये इसका उल्टा होना चाहिए। तो L3 का उल्टा L-3, m1 का उल्टा m-1, T3 का तो T-3, और I2 का I-2, बराबर है।
So this is the answer of conductivity. Next we have permittivity in what? वैक्यूम। इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट। बनाने का तरीका इसको बहुत सिंपल है। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट बनाना है तो हम इसको ऐसा बनाएंगे, बराबर है। इसकी वैल्यू होती है बेटा, एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू याद होना चाहिए 8.85 10⁻⁻12, बराबर। यूनिट हम लोगों ने कल पता कर लिया था। यूनिट हो जाएगा हमारे पास कितना? कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, बराबर है। तो कूलम साहब ने हमारे पास एक नियम दिया फ्रॉम कूलम्स लॉ, और वो नियम क्या है? ध्यान से देखो। हमारे पास नियम था कि फोर्स इक्वल टू दो चार्ज के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। बोलो सही गलत है? ऐसा ही नियम है ना। और अगर ऐसा है तो मुझे कॉन्सेंट्रेट किस पे करना होगा? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एफ इंटू वॉट? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब तो डील कर सकते हैं हम लोग आराम से। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसलिए यूनिट ऐसा आया, चार्ज का यूनिट कूलम, तो 2 कूलम स्क्वायर। डिवाइड का साइन मैंने भी डिवाइड लगा दिया, फोर्स न्यूटन लिख दिया, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिख दिया, बराबर है। तो अब आता है डायमेंशन ऑफ व्हाट? 4 पाई का, साथ में फोर्स का, साथ में पहले चार्ज का, साथ में दूसरे चार्ज का, साथ में आर स्क्वायर का। डन। अब सभी का डायमेंशन हमको याद है। कैसे? बहुत आसान। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यानी 1/4 पाई का कुछ नहीं होगा। 4 पाई का क्यों नहीं होगा? क्योंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो फोर्स का कितना होता है? L1 M1 T-2। चार्ज का I1 और T1, दूसरे का भी I1 और T1 डिवाइडेड बाई कितना? L2 हो जाएगा। यहां से ऊपर देखेंगे तो I2 और T2 होल डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1 L3 M1 T-2। ऊपर भेजेंगे L-3 M-1 T की पावर 4 और I2, है ना। ये आ गया हमारा आंसर। क्या इसका आंसर कल नहीं निकाले थे हमने? निकाले थे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट वाली बात नहीं। इसका आगे के डायमेंशन करे कि थक गए हैं? कर लें। और अब यहां से हमारे और नए डायमेंशन शुरू होंगे, सही है क्या? चलिए नए डायमेंशन करते हैं यहां से। अब थोड़ी स्पीड स्लो कर देते हैं, है ना, क्योंकि यहां तक तो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए थे, है ना। और अब जो पढ़ाऊंगा वो पढ़े लिखे नहीं है। नेक्स्ट आता है कोई भी एंगल, जैसे साइन थीटा या फिर कॉस थीटा या फिर टेन थीटा। अगर किसी ने इनका डायमेंशन पूछा तो कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान। कभी भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, बराबर है। नाम से पता चल रहा है रेशियो। अब रेशियो का मतलब डिवाइड में होगा कुछ, ऊपर मीटर नीचे मीटर, ऊपर किलोग्राम नीचे किलोग्राम, ऊपर मीटर पर सेकेंड नीचे मीटर पर सेकेंड, कुछ भी रेशियो हो जाएगा। लेकिन जब रेशियो होता है तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला याद करें तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट यानी मीटर, हाइपोटेन्यूज मतलब मीटर। अब ऐसा तो नहीं कि हाइपोटेन्यूज किलोग्राम में और जो है बेस जो है आप सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं, मीटर में ना कैलकुलेट करेंगे तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखना है कि ये रेशियो होने के कारण इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना। नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये, बराबर है। तो डायमेंशन लेस यानी L0 M0 और T0। तो हमें पता चला कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यूनिट होता है क्या? यूनिट होता है रेडियन एंगल का, बराबर कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू, हाँ या ना। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। अब मुझे आप बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका सुना हुआ है या नहीं है? 10th क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा आपने ऑप्टिक्स में। और किसका लॉ था ये? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आता था। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ का नाम सुना होगा आपने। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या बोलता है वो? कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेशियो होता है किसका? साइन आई अपॉन साइन आर। बोलो डन। आई फॉर इंसिडेंट रे,
R फॉर रिफ्रैक्टेड रे। तो आप मुझे बताओ साइन का कितना मैंने बताया डायमेंशन, 0। कॉस का क्या बताया, 0। तो साइन का 0, साइन का 0, तो दोनों रेशियो, विषय खत्म। रेशियो का कभी आंसर नहीं होता, तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा, L0, M0 और T0, दैट इज योर व्हाट, आंसर। तो रेशियो का कभी भी कोई डायमेंशन नहीं होता, बराबर है। कोई भी दुनिया का रेशियो निकाल लो आप, समझ में। जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूं, रिलेटिव डेंसिटी, नाम सुना है, 9th में था, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी नहीं, रिलेटिव डेंसिटी, बराबर है। ये होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वैसे आपको डेंसिटी ऑफ वाटर वैसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, बराबर है कि नहीं। इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि एक ऐसा बर्तन लो जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, विड्थ 1 मीटर हो और हाइट 1 मीटर हो, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, बराबर। तो हमारे पास में ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, तो नो डायमेंशन, बराबर है। तो 2 एग्जाम्पल करा दिए मैंने, यानी इसका आंसर L0, M0 और T0 हो जाएगा। अरे आया नहीं आया। तो रिलेटिव डेंसिटी का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई नहीं होता, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, बराबर है। आगे बढ़े। अब आगे की कहानी ऐसी है कि आपने पढ़ा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, बराबर है ना। तो ये सिर्फ वेलोसिटी है, ऐसी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, ये किसके वजह से चेंज होने की वजह से आई, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और तो ये किसके बदलने से आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा, एंगल की वजह से। तो क्या लिखेंगे एक्स की जगह, बोलो थीटा। क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन टी, बराबर है। तो उसका यूनिट क्या होता था, कंपेयर करके इसलिए पढ़ा रहा हूं, जल्दी समझ में आएगा। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, और एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। अरे नहीं आया, सही बात है। इसका डायमेंशन पता है L1D - 1, इसका देख लो, इसको हम ओमेगा से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ओमेगा। यह आएगा डायमेंशन ऑफ थीटा, डायमेंशन ऑफ टाइम। तो थीटा का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, बराबर है। तो थीटा का नहीं होता है, मतलब L0, M0, T0। टाइम का कितना होता है, T1। तो भैया डायमेंशन हो जाएगा ऊपर ले जाके इसको T-1, बाकी तो सब 0 है ना। ये लो आंसर। वैसे हम लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ते थे, लीनियर मतलब जो हम चलते हैं, एंगुलर मतलब पंखा चल रहा है, बराबर है। तो ये एंगल बना रहा है, तो जो एंगल चेंज हो रहा है वहां एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, बोलो डन। तो वैसे यहां एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। क्या नाम है इसका, जैसे इसका नाम क्या है ए, जैसे इसका नाम वी, वैसे इसका नाम ओमेगा। ओमेगा डब्लू नहीं है ये, ओमेगा, डब्लू यानी ऐसा, ओमेगा यानी ऐसा। बोलो नहीं आया, सिंबल में थोड़ा चेंज है, बराबर है। हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, हाँ या ना, अपॉन टाइम। अरे मेरे भाई, एक्स चेंज हुआ तो बी मिला, बी चेंज हुआ तो ए मिला, तो वैसे ही थीटा चेंज हुआ तो ओमेगा मिला, ओमेगा चेंज होगा तो अल्फा मिलेगा, बराबर है। तो मैंने कंपेयर क्यों कराया, समझ में आया, तुरंत दिमाग में रिफ्लेक्शन आ गया, बराबर है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, इसका क्या होता था, रेडियन पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड मिला के क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब रेडियन का तो कोई डायमेंशन, तो जब सिर्फ टी था तो T-1, जब 2T है तो T-2 हो जाएगा। तो अल्फा का डायमेंशन होगा T-2, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। कितने लोगों को समझ में आया, रेज योर हैंड। सभी को आया होगा, बहुत सिंपल है। जब भी भूल जाए इसको लिख ले बाजू में, बराबर है। तो जब इसको आप लिख लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, बराबर। जैसे यहाँ पे थीटा वैसे यहाँ पर एक्स, जैसे यहाँ ओमेगा वैसे यहाँ वी, जैसे यहाँ अल्फा वैसे यहाँ ए, बराबर है। तो आप इसको, आप तीनों कंपेयर करके इसको लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास v इक्वल टू dx/dt होता है, डेरिवेटिव का साइन है ये, वैसे ओमेगा इक्वल टू d θ/dt होता है। जैसे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वैसे अल्फा
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। बोलो डन। जैसे इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है तो इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड होगा। जैसे इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जैसे इसका यूनिट मीटर तो इसका यूनिट रेडियन होता है। आया कि नहीं आया? बोलो। तो ये बहुत आसान है अगर आप इसको कंपेयर कर पाए तो। बराबर। नेक्स्ट वी हैव लीनियर मोमेंटम। हेडिंग डालो, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अगेन पी। बराबर। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बोलो भाई। फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट बताओ भाई, कम ऑन। किलोग्राम। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो राइट नाउ हमारे पास में यूनिट आने के बाद डायमेंशन बचा। तो मुझे लगता है अब इतना तो ट्रेंड आप सब हो गए कि इसका डायमेंशन निकालने, तो मास का और वेलोसिटी का। बराबर है। आप बोलेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे ये प्रेशर है, पावर है, मोमेंटम है, हर जगह तो पी लिखा है अल्फाबेट, लेकिन 26 ही है ना। बराबर है। तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन न्यूमेरिकल में हमें समझ में आता है कि किसके बारे में ये बात कर रहा है। बराबर है कि नहीं? तो हमारे पास में अरे पावर होगा तो वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम देना चाहिए। मोमेंटम होगा तो न्यूमेरिकल में मास और वेलोसिटी देगा, टाइम नहीं देगा। प्रेशर होगा तो फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया दे देगा। बराबर है। अब एरिया दिया है तो फिर मोमेंटम नहीं आ सकता, एरिया दिया है तो पावर नहीं आ सकता। तो ये समझ में आ जाता है प्रैक्टिस से कि भाई साहब ने पूछा क्या है। बराबर है। तो यहां पर आ जाएगा मास इंटू मास का बोलो m1, वेलोसिटी का L1 t-1। अब आपको आने लगा L1 m1 t-1। वैसे एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। अगर हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करें तो ये L, और L होता है mvr। बराबर है। क्या होता है फॉर्मूला? mvr। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते याद हो जाते हैं। जैसे अब शुरुआत में जो फॉर्मूले आपको याद नहीं थे, बहुत सारे अभी याद हो गए होंगे, तो वैसे ही प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा याद की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको न्यूमेरिकल बहुत बनाने पड़ेंगे, है ना। तो मास का बोलो फटाफट, किलोग्राम। वेलोसिटी का बोलो मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस का बोलो m, तो यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्या पहले ऐसी यूनिट आप निकाल पाते थे कि याद करते थे? याद करते थे। अभी क्या करना पड़ेगा? डिराइव कर सकते 2 मिनट में, है ना। खाली एक चीज पता होना, फॉर्मूला, फिर उसका पूरा दुनियादारी सब निकाल लो। बराबर है। अब इसका डायमेंशन, अब मुझे लगता है सब इसका डायमेंशन आप निकालने में सक्षम है अभी, है ना। मास का, वेलोसिटी का और डिस्टेंस का। सही है। तो पेन से खेल रहा है बाबू। तो यहां से मास का क्या आएगा बोलो m1, वेलोसिटी का L1 t-1, डिस्टेंस का L1, तो 1 + 1 मिला के 2 m1 और t-1, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो आया? ठीक है। इतने और कराऊं? हैं? इतने ही और करो? तो पेन से खेल रहा है यार, है। और कराओ। मेरे पास खजाना है, मैं तो रुक ही नहीं सकता। बराबर है। मेरे को क्या है, कराओगे? और बस तुम्हारी लिमिट के हिसाब से होना चाहिए, इतना है। अब मान लो पेट में पच ही नहीं रहा और उल्टी हो रही है, तो फिर खाने का कोई मतलब नहीं। तो खाना रेस्टोरेंट में जाके उतने में मजा है जितने में अच्छा लगे रात में। और खा लिए ज्यादा, शादी में जाते हैं हम लोग, कभी कभी देखा होगा आपने, खा लेते, सब गड़बड़ हो जाता है। बराबर है कि नहीं? आपको क्या लगता है खाने से खराब होता है पेट? नहीं, खाना तो इतना बढ़िया लोगों के लिए बनता है, इतनी आंच पे बनता है, नहीं उससे भी नहीं। वो जो प्लेट्स रहती है ना, वो बड़ी गंदी रहती है। बराबर है। अब वो जाती है, जैसे 100 लोगों ने खाना खा लिया गया, तो वो बेचारी जो आंटी लोग है वो कितना धोएंगे, तो पानी में डालते। अच्छा, वही पानी पिछले 100 लोगों का धुला, अब नया पानी कौन लाएंगे गार्डन में, और वही 100 का अगली बार लगा। बराबर है। अच्छा, उसके बाद में भी इतने खतरनाक लोग हैं हम कि लाइन में लग के खाना खाते, और नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं बोलता हूँ अपनी जान पहचान के सिर्फ 60 लोगों को बुलाओ और उनको खाना खिलाओ, खुश हो जाएंगे। ये 1000 लोगों को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्या फंक्शन की लाइन में लग के खाना है? मैं तो ऐसा लाइन दिखा तो मैं पैसे लिफाफा दे के वापस चला था, बाहर होटल में खा लेता, घर वालों को बोल देता हूँ वहीं खा लिया। क्योंकि शादी पार्टी का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट।
और वहां लाइन लेके खड़े हैं। मतलब है कुछ बराबर है कि नहीं? हाँ, भंडारा है, भगवान का काम है, तो समझ में आता है कि चलो उसके लिए थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अच्छी खाने चीज के लिए भगवान का है तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा। अबे तुमको आशीर्वाद भी दो, तुमको पैसे भी दो, तुम्हारे फंक्शन में भी आओ, पेट्रोल भी फूको, और उसके बाद में लाइन में भी लगो, है उसमें भी गंदा संदा, बराबर कि नहीं? तो भैया बेकार है। बहुत यूनिक पार्टी होना चाहिए 100 लोगों की, क्योंकि जितने लोग आपके शमशान घाट में आते हैं मरने के बाद, उतने ही लोग पार्टी में आपने बुलाना चाहिए। कभी आपने देखा है मरने के बाद 1000 लोगों की लाइन लगी रहती क्या? आजकल तो क्या लगा रहा है, वो ऐसे गाड़ी में ले डाल देते हैं, और 4-5 लोग पीछे गाड़ी में रहते हैं, 4-5 लोग गाड़ी में रहते हैं, 4-5 लोग शमशान घाट डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। टोटल मिला के 40-50 लोग रहता है। लेकिन फंक्शन में, शादी में दे दो कार्ड, 1000 लोग आएगा, तो फिर मरने के बाद 1000 क्यों नहीं आता? पॉइंट है ना? बिल्कुल नहीं बुलाना, 100 लोगों से ज्यादा नहीं होना, बराबर है? फालतू है सब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। इसके आगे के डायमेंशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है? थैंक यू।